दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कलिंग युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी। कलिंग युद्ध के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में राजा अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के पास स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य था। ओके, ये दोनों क्या था तो स्वतंत्र क्या था तो एक साम्राज्य सामंती साम्राज्य था। अनुमान यह है कि जो कलिंग युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था, जो दयाल नदी के तट पर स्थित है। यह आपको अनुमान है। ओके, इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे घातक लड़ाई के रूप में आपको माना जाता है। किसको तो कलिंग युद्ध को। तो आइए अब कलिंग युद्ध का जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कलिंग युद्ध की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि कलिंग युद्ध का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको ऐसे ही मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे हम आपको लेके आने वाले हैं। आपको वीडियो को देखने, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था, बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। कलिंग युद्ध के कारण हुए भारी रक्तचाप से राजा अशोक बहुत आघात हुए और उन्होंने स्वयं को बौद्ध धर्म में क्या कर लिया तो परिवर्तित कर लिया, यानी कि स्वयं को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। इतना रक्तचाप को देखकर अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके दोस्तों, कलिंग प्रतिभाशाली राजा और एक मजबूत सेना और शांतिपूर्ण लोगों के साथ एक समृद्ध और सुखी राज्य था, जिस पर 321 ईसा पूर्व तक मगध में नंद साम्राज्य का शासन था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को एक खतरे के रूप में देखा, क्योंकि उसके पास मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र और मध्य भारतीय प्रायद्वीप में उसकी संपत्ति के बीच संचार की क्या हो गए थे तो संचार को जो बाधित करने की क्षमता थी उसके पास। ओके, कलिंग राजा ने राजा अशोक की मांगे के सामने आत्मसमर्पण करने से क्या कर दिया तो इनकार कर दिया, जिससे अशोक को साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो मांग रखी थी अशोक ने, वह मांग क्या कर दिया तो नकार कर दिया कि हाँ, यह मांग हम नहीं मानते। इसलिए जो राजा अशोक था उसने इसके खिलाफ क्या कर दिया तो युद्ध छेड़ने का प्रेरित किया, यानी कि ऐलान कर दिया। राजा अशोक अपने पिता बिंदुसार और अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के मार्ग पर चलना चाहते थे और कलिंग को एक बार फिर मगध साम्राज्य का क्या करना चाहते थे तो हिस्सा बनाना चाहते थे, अपने में मिलाना चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया और मगध साम्राज्य से अलग हो गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयासों में असफल रहा। यह अशोक ही थे जिन्होंने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए अभिमान का नेतृत्व किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति और मलय सिनोन और जावा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के साथ संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग भी एक समृद्ध एवं संपन्न क्षेत्र था। कलिंग की राजनीतिक रूप से स्थिति था, यानी कि राजनीतिक रूप से स्थित था, जिसके व्यापार और मार्गदर्शन पूर्व एशिया तक पहुंचे थे। उसके पास कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और एक शक्तिशाली बेड़ा भी था। किसके पास तो कलिंग के पास। यह मुख्य कारण थे जिन्होंने अशोक को कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य और विस्तार करने के लिए उसको प्रोत्साहन किया, यानी कि ये मुख्य कारण थे। अशोक को क्या आ गया तो लालच आ गया था। ओके, अशोक ने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा और अनुरोध किया कि उसके साम्राज्य मौर्य को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक मौर्य साम्राज्य के अधीन होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से 261 ईसा पूर्व इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अशोक और कलिंग राज के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया था। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कलिंग के युद्ध के दौरान मुख्य घटनाएं कौन कौन से हुई थी, मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द कलिंगा वार। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों कलिंग युद्ध के समय यानी कलिंग युद्ध के दौरान राजा अनंत पक्षर नाम कलिंग के राजा थे, जिन्होंने युद्ध में विशाल मौर्य सेना के खिलाफ बहादुरी लड़ाई लड़ी थी। अशोक के शिलालेखों के अनुसार युद्ध अशोक के राजा के रूप में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष शुरू हुआ था और अशोक शासन के 9वें वर्ष में समाप्त हुआ था, जो 261 ईसा में था। कलिंग के राजा के पास एक सेना थी, जिसमें पैदल सेना हो गया, घुड़सवार सेना हो गया और हाथी शामिल थे, जिसकी संख्या केवल 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार सेना और 700 हाथी थी।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य सेना की ताकत लगभग 1 लाख थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों हाथी और लगभग 60,000 सैनिक शामिल थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कहा गया कि 1.5 लाख लोगों को निर्वासित किया गया, अन्य 1 लाख लोग मार गए और अन्य कलिंग युद्ध के अन्य कारणों से मारे गए। हालांकि अशोक के नेतृत्व में मौर्य विजय हुए। युद्ध और मौतों के नतीजे ने अशोक के युद्ध आदर्शों को प्रभावित किया और उन्हें फिर कभी इस तरह की विजय न करने के शपथ लेने के लिए क्या किया तो प्रेरित किया। अशोक को धर्म के प्रति एक मजबूत झुकाव, धर्म के प्रति प्रेम और धर्मों में शिक्षा के लिए एक मजबूत झुकाव महसूस किया। शिलालेख के अनुसार कलिंग पर विजय पाने के कारण अशोक को गहरा क्या हुआ तो दुख हुआ। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कलिंग युद्ध के परिणाम यानी कि आउटकम ऑफ द कलिंगा वार एंड कलिंग युद्ध के दौरान कलिंग युद्ध के परिणाम क्या थे, आइए समझते हैं। दोस्तों कलिंग का इस क्षेत्र आने वाले समय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए रक्तचाप के कारण तत्कालीन रूप से परिणाम क्या हुआ तो विनाशकारी हुए। अशोक ने कलिंग पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। यह 4 अन्य प्रांतों पर, ये कौन कौन से प्रांत हो गए इसमें आपको परिचय हो गया, अवंती हो गया, उत्तरापथ हो गया और दक्षिणापथ के साथ क्या होगा तो मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बन गया। कलिंग युद्ध के परिणाम यानी कि आउटकम यानी कि कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मानव जीवन की हानि हुई। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग 1.5 लाख सैनिक को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जो बाद में कलिंग युद्ध के दौरान विभिन्न कारणों से मौत के घाट उतार गए यानी कि मौत के घाट उतर गए। ओके, यह एक खोखली और उथली जीत थी, जैसे कि स्वयं राजा अशोक ने माना था, क्योंकि जान माल की भारी क्षति हुई थी। विनाशकारी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए मिशन पर निकल पड़ी। कलिंग के विजय के बाद अशोक ने मगध साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और 40 से अधिक वर्षों के सापेक्ष शांति, सद्भाव और समृद्धि के युग की क्या की तो शुरुआत की। अशोक ने उत्तर भारत से सिलोन और ग्रीस से वर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं कलिंग युद्ध का महत्व। दोस्तों कलिंग युद्ध के कारणों से इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी चर्चा नीचे हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला है बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे इस धर्म को शाही संरक्षण प्रदान करने में मदद मिली और परिणाम स्वरूप इसका भारत और विदेशों के कई क्षेत्रों में क्या हुआ तो विस्तार हुआ। मानवतावाद। अशोक युद्ध यानी कि दूसरा परिवर्तन हुआ मानवतावाद। अशोक युद्ध की घटनाओं से बहुत प्रभावित हुआ और इस प्रकार उसने युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग दिया। इससे शासन कला को मानवीय स्पर्श प्रदान किया। शांति। अगले 30 वर्षों में जिसने अशोक इस क्षेत्र पर शासन किया, शांति और सद्भाव क्षेत्र का सर्वोच्च सिद्धांत था। कहा जाता है कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया और कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ। परोपकारी प्रभाव यानी कि जो परोपकारी प्रशासन था, अशोक ने अपने राज्य में प्रशासन की दिशा बदल दी और उसने अपने उपदेश के अनुसार धर्मनिरपेक्ष, पारंपरिक विश्वास, कुशल और सेवा वितरण आदि जैसे सिद्धांत पर प्रदान किए। इसके बाद धर्म का जो प्रसार हुआ वही बढ़ा। अशोक ने धमन महामात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किया, जो धर्म के संदेशों को प्रसारित करने में मदद करने और साम्राज्य को जनता की राय को संपर्क में रहने की सहमत बनाते थे। धम्म महामात्रों के कर्तव्यों को प्रमुख शिलालेखों में आपको समझाया गया है। तो आइए देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद की स्थिति। दोस्तों विजय होने के बाद राजा अशोक असंतुष्ट और निराश थे। कलिंग को एक अपूरणीय क्षति हुई थी और इस क्षेत्र में आपको इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। कलिंग युद्ध ने अशोक को अपना जो शेष जीवन है वह अहिंसा, सत्य और धर्म विजय के लिए समर्पित करने के लिए क्या किया तो प्रेरित किया। अगर यह कलिंग युद्ध नहीं होता तो यह क्या होता, तो यह अशोक को प्रेरित नहीं करता। अशोक ने भिक्षु, आचार्य, उसके बाद उपगुप्त के अधीन बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके साम्राज्य की विशालता को देखते हुए परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को क्या किया तो जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता उसको बढ़ावा मिला। अशोक ने बौद्ध धर्म के मिशनरियों को विदेशों में भी भेजा और इस प्रकार यह धर्म श्रीलंका, चीन
आदि तक क्या हुआ तो फैल गया। अशोक की प्रतिज्ञा की वह फिर कभी विजय युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा। उन्होंने साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों पर रोक लगा दी। उसका पहला और एकमात्र संघर्ष कलिंग युद्ध था। ओके, मगध राजाओं की युद्ध और विजय की पुरानी नीति अन्यथा समाप्त हो गई। साम्राज्य ने शांति और अहिंसा की नई राज्य नीति स्थापित की। कलिंग युद्ध के बाद सुदूर दक्षिण कुछ क्षेत्र को छोड़कर अशोक के संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ओके, उसने दमन नियमों को चट्टानों और पत्थरों के खंभे में उकेरा गया, जो बाद के समय पर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अशोक ने 40 वर्षों तक शांति, सद्भाव, मानवतावाद, प्रेम, अहिंसा और समृद्धि के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का नेतृत्व किया। तो समझ गए दोस्तों कलिंग युद्ध क्या था, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।